शुरू करें। फिर इडियम्स एंड फ्रेज के भी सीरीज चल रहा है। इडियम्स एंड फ्रेज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबको पहले शुरू करने से पहले जय हिंद, राम राम, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी चाहे सब शुरू करते हैं। लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए। ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम। ग्रीस क्या होता है? ग्रीस आपने कार वार्ड गाड़ी वाड़ी लिखे तो ग्रीस, मोबाइल, ये सब आपने काफी सुना होगा। मोबाइल ग्रीस, मोबाइल हम लोग यूज करते रहते हैं। तो ग्रीस लगाते तो क्या करते? चिकना बनाने के लिए ग्रीस का इस्तेमाल करते। टू रब ऑयल ऑन द हैंड, की हाथ में ऑयल लगाना। टू लिब्रिकेट द मशीन पार्ट्स, मशीन पार्ट्स में ग्रीस वगैरह लगाना। टू ब्राइब, रिश्वत देना। या टू कट द ट्री, पेड़ काटना। तो बी तो ऑप्शन होने से रहा, बी तो हो ही नहीं सकता है, कहानी खत्म है। तुम्हारे पास ऑप्शन क्या बचता है? टू ग्रीस द पाम का मतलब होता है ब्राइब। तो ग्रीस द पाम रहता है, कभी कभी रहता है ग्रीस वंस पाम, ये भी पूछता है। ग्रीस वंस पाम, ब्राइब, रिश्वत देना। ग्रीस वंस पाम का मतलब क्या है? रिश्वत देना। ग्रीज वंस पाम, रिश्वत देना, किसी को रिश्वत देना, रिश्वत देना। दीपक डिड नॉट केयर फॉर हिज फैमिली। दीपक जो उसको अपने परिवार की परवाह नहीं है। ही वांटेड टू गेदर रोजेस ओनली। वह सिर्फ गुलाब इकट्ठा करना चाहता है। ही वांटेड टू, इसका इसका वैसे मीनिंग आप निकाल सकते हैं। टू सेव मनी मेजरली, कि कंजूसी से पैसे बचाना चाहता है। टू पेंट अ रोजी पिक्चर ऑफ द पास्ट, कि रोजी पिक्चर, गुलाबी तस्वीर बनाना चाहता है पास्ट का। टू सीक ऑल एंजॉयमेंट्स ऑफ लाइफ, जीवन के सारे एंजॉयमेंट को ढूंढता है। टू ऑब्टेन फेम बाय हार्ड वर्क, कि हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करके प्रतिष्ठा कमाना चाहता है। तो यहाँ जैसा लिख रखा है कि डिड नॉट केयर फॉर हिज फैमिली, केयर फॉर के परवाह नहीं करता, तो सेंटेंस के सेंस से सबसे बेहतर जो ऑप्शन है सेंस के ये है। टू सीक ऑल एंजॉयमेंट्स ऑफ लाइफ, कि अपने एंजॉयमेंट्स की लाइफ ढूंढ रहा है, जीवन के अपने आनंद को, लेकिन परिवार के लिए केयर नहीं करता। परिवार का मतलब अपना जीवन में जो मजा आना चाहिए, आनंद होना चाहिए, उसके पीछे। तो टू गैदर रोजेज ओनली, रोजेज ओनली का मतलब सिर्फ अपने पर ध्यान देना, अपनी खुशियों के पीछे, अपने अपने चीजों के पीछे, अपने सुविधाओं के पीछे भागते रहना, परिवार के लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, या परिवार के लोगों के लिए कुछ नहीं करना। ये हो गया कैरी रोजेज ओनली, कि अपने सिर्फ रोजेज कैरी करना चाह रहा है, यानी सिर्फ अपने इंजॉयमेंट को ध्यान दे रहा है, सिर्फ अपने लिए काम करना चाह रहा है, सिर्फ अपने, या सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें जमा करना। ही वर्कड हार्ड टू फीदर हिज नेस्ट। तो फीदर, एक तो होता फीदर इन कैप, एक होता फीदर वन नेस्ट। तो फीदर वन नेस्ट का मतलब होता है कि अपने आप को बेहतर करना, अच्छा करना, दुरुस्त करना। टू फीदर वन नेस्ट। तो बी द एनवी ऑफ अदर्स, यानी दूसरे से ईर्ष्यालु होना। ट्रैप बर्ड्स, पक्षियों को फंसाना। डेकोरेट हिज होम, अपने घर को सजाना। प्रोवाइड फॉर हिज ओन नीड्स, की अपनी आवश्यकताओं के लिए क्या करना, प्रयास करना, या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना, लेकिन प्रोवाइड फॉर हिज ओन नीड्स। तो ही वर्कड हार्ड टू फीदर हिज नेस्ट, यानी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना, अपने लिए काम करना, अपने आप को ठीक करना कहलाता फीदर वंस नेस्ट। फीदर वंस नेस्ट यानी अपने लिए काम करना। कभी कभी तो फीदर वंस नेस्ट का ये भी मतलब होता है कि दूसरे की चीज को अपने पे खर्च कर लेना। जी हाँ, दूसरे की चीज को अपने लिए, अपने फायदे में इस्तेमाल करना, ये भी होता है फीदर वंस नेस्ट। कि जो चीज दूसरों के लिए, दूसरे का अधिकार है जिस पर, वो चीज लेकर अपने आप को बेहतर कर लेना। जैसे पब्लिक सर्वेंट्स करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं, कि जो फंड गरीब के लिए है या जनता के लिए है, वही पैसे अपने पे खर्च कर लेते हैं। ये भी फीदर वंस नेस्ट हुआ, कि दूसरे के पैसे, दूसरे की संपत्ति को गलत तरीके से अपने ऊपर खर्च करना भी फीदर वंस नेस्ट कहलाता है। दूसरे के संपत्ति, दूसरे के प्रॉपर्टी जिस पर आपका हक ना हो, उसको गलत तरीके से अपने पे खर्च करना या उसको हड़प लेना भी फीदर वंस नेस्ट कहलाता है। दोनों मीनिंग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तो सिंपल सा मीनिंग निकला, प्रोवाइड फॉर हिज ओन नीड्स, की अपनी आवश्यकता पूरी करना, अपनी जरूरत पूरी करना। दोनों मीनिंग होता है, इसलिए दोनों पे ध्यान रखना। फीदर्स वन नेस्ट, फिर आ गया, कोई बात नहीं, आने दीजिए। तो फीदर वंस नेस्ट यही है। वहां पे वंस को हिज कर दिया था, सब्जेक्ट के हिसाब से बदल गया। फीदर माई नेस्ट, योर नेस्ट, हिज नेस्ट, देयर नेस्ट, आवर नेस्ट, कुछ भी हो सकता है। ये वंस बदलता रहता है सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे मैं लिखूंगा तो आई फीदर माई नेस्ट, आपके लिखने तो लिखूंगा यू फीदर योर नेस्ट, उसके लिए लिखूंगा तो ही फीदर्स हिज नेस्ट, दे के लिए लिखूंगा दे फीदर देयर नेस्ट। तो ये बदलता रहता है सब्जेक्ट के हिसाब से। टू हार्वर्ड इल फीलिंग्स, हार्वर्ड का मतलब क्या? संरक्षण देना, कि बुरे भावनाओं को संरक्षण देना। टू बिल्ड वंस हाउस, अपना घर बनाना। टू इनरिच वन सेल्फ व्हेन अपॉर्चुनिटी कम अकर्स, ये बात मैंने बताई थी कि जैसे मौका मिले
तो अपने आप को धनी बना लेना, यानी मौका किसी और का हो, कुछ भी हो, अपने आप को बना, जैसे मौका मिला। टू गेट समथिंग इन एबंडेंस, किसी चीज को बहुत भरपूर मात्रा में लेना, तो सी वाला ऑप्शन होगा। यही बात मैं अभी बता रहा था कि ऐसा मीनिंग भी इसका हो सकता है कि अपना फायदा उठा लेना, अपना बेहतर कर लेना जैसे मौका मिले। ठीक है। फोर्थ, टू पुट इन अ नट सेल, वैसे जिसका ओरिजिनल जो इडियम होता है वो सिर्फ इन अ नट सेल होता है। सिर्फ क्या होता है? इन अ नट सेल। नॉर्मली सिर्फ इन अ नट सेल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इन अ नट सेल, इन अ नट सेल। स्टेट समथिंग वेरी कंसाइजली, स्टेट समथिंग वेरी कंसाइजली, कि बहुत संक्षिप्त रूप से, बहुत संक्षिप्त रूप से किसी चीज को कहना। प्लेस समथिंग, कुछ रखना, कुछ रखना। टू बी ब्लंट अबाउट समथिंग, किसी चीज के प्रति एकदम ब्लंट का मतलब भुतरा होना, भुतरा होना का मतलब क्या होता है? किसी चीज का प्रभाव ना पड़ना, एकदम हेहर थेहर टाइप का होना। टू बी लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिव अबाउट समथिंग, किसी चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा थक जाना, बहुत लंबे समय तक होना और परेशान हो जाना, थक जाना, उब जाना। टू पुट इन अ नट सेल, तो क्या हो जाएगा? तो पुट इन अ नट सेल का मतलब संक्षेप में कहना, संक्षेप में बताना, संक्षेप में सारांश बताना, संक्षेप में बताना, सारांश बताना, कम से कम शब्दों में बताना। इसलिए क्या हो जाएगा? ए। कम से कम शब्दों में बताना, सारांश बताना, संक्षेप बताना, कम से कम शब्दों में बताना, मूल भाव बताना, इन अ नट सेल। जनरली आपको एग्जाम में इन अ नट सेल ही खाली मिलेगा, जैसे ये लिखा ना, इन अ नट सेल, पुट इन अ नट सेल, खाली इन अ नट सेल लिखता है। आई वॉन्ट टू टेल यू इन अ नट सेल, लस्ट फॉर मनी एंड पावर ruined हर लाइफ, कि अगर तुम्हें संक्षेप में कहा जाए तो लस्ट फॉर मनी, की पैसे के लिए लस्ट, भावना, और पावर ने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, औरतों के साथ भी ऐसा होता है, पुरुषों के साथ भी ऐसा होता है, किसी के साथ हो सकता है। तो टेल अस ऑब्जेक्टिवली एज पॉसिबल, ये तो होगा नहीं, तो पहले देखते हैं। कॉन्फिडेंसली मतलब गुप्त रूप से, इन डिटेल मतलब विस्तार पूर्वक से, इन अ ब्रीफ मैनर, ब्रीफ का मतलब क्या? संक्षिप्त। हालांकि कुछ लोग ऐसा समझते हैं राइट इन ब्रीफ तो खूब भर के लिखते हैं, जब भी लिखा रहे राइट इन ब्रीफ तो कम से कम शब्दों में लिखना चाहिए। राइट ब्रीफली का मतलब होता है कम से कम शब्दों में लिखना, भर के नहीं लिखना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, राइट इन ब्रीफ में भर के लिखते थे। तो इन ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप में, कम से कम शब्दों में लिखना। इसलिए क्या हो जाएगा? डी, इन ब्रीफ मैनर। क्या हो जाएगा? इन अ ब्रीफ मैनर। विथ ग्रेट डिफिकल्टी, with great difficulty he was able to carve out a niche for himself। niche भी पढ़ते लोग, niche, कि बड़ी मेहनत के साथ वो अपने लिए कुछ कार्व, कार्व का मतलब क्या? तलाश पाना, कार्व आउट अ निश फॉर हिमसेल्फ। बिकम अ स्कल्प्टर, स्कल्प्टर का मतलब क्या था? मूर्तिकार। डिड द बेस्ट ही कुड डू, जो कर सकता था वो किया। डिस्ट्रॉयड हिज करियर, अपने करियर को बर्बाद कर लिया। डेवलप्ड अ स्पेसिफिक पोजीशन फॉर हिमसेल्फ, अपनी एक खास स्थिति बनाया। यही होगा, यही होना है, अपने लिए खास जगह बनाना। कार्व आउट अ निश, कार्व आउट अ निश, अपने लिए एक खास स्थिति बनाना, अपने लिए खास जगह बनाना, अपनी खास स्थिति बनाना, खास जगह बनाना, अपने लिए खास मकाम हासिल करना। मकाम हासिल करना भी लोग कहते हैं कि अपने लिए खास मकाम हासिल करना, अपने लिए खास मकाम हासिल करना, अपना खास मकाम बनाना, अपना खास मकाम बनाना, अपने लिए खास मकाम हासिल करना। He will succeed if you follow my advice to the letter, कि तुम सफल हो जाओगे अगर मेरी बात को चिट्ठी में मानोगे। चिट्ठी लिख लिख कर तुम मानोगे तो सफल हो जाएगा, ऐसा कहना टू द लेटर। तब टू द लेटर का मतलब क्या होगा? अबाउट राइटिंग लेटर्स, की चिट्ठी लिखने के विषय में जा सकता, तो ऐसा रिटर्न इन द लेटर की चिट्ठी में लिख कर दूं। ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया, दोनों ऑप्शन तो होना ही नहीं चाहिए। इन एवरी टेल वेरी थाउटफुली, तो वेरी थाउटफुली का मतलब क्या? आप सोच समझ के माने तो हो सकता है ना भी माने, लगे कि नहीं नहीं इसका इनका जवाब सलाह तो ठीक नहीं है, ज्यादा सोचेंगे तो ये भी सकता है। तो कह रहा कि इन थॉट, सोचना वोचना नहीं है। इन एवरी टेल, टू द लेटर का मतलब क्या है? एग्जैक्टली, हु बहू, जैसा कहा गया अगर वैसे करोगे। सोचने लग जाओगे तो फिर सोच के तो 50 कमी निकाल दो पता चले। तो सोचना वोचना नहीं है, जैसा कहा गया, जैसे ही कहते हैं हिंदी में कहते हैं अक्षर सह, कि मेरी बात का अगर अक्षर सह पालन करोगे, यानी मैंने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही करोगे, तो टू द लेटर का मतलब हुआ जैसा कहा वैसा ही, अक्षर सह, हु बहू, कि जैसा मैं एडवाइस दे रहा हूं हु बहू अगर वैसा ही करोगे, अक्षर सह वैसा ही करोगे। तो टू द लेटर का मतलब हो गया अक्षर सह, जैसा कहा गया हो वैसा ही, या जितना कहा गया हो उतना ही। ठीक है,
या पूरी विस्तार से, ठीक है, जैसा कहा गया वैसे ही विस्तार इन एवरी डिटेल। आई विल कैरी आउट ऑर्डर्स टू द लेटर, क्योंकि मैं कैरी आउट फ्रेजल वर्ब होता है, कैरी आउट का मतलब तो अंजाम तक पहुंचाना, ये आ चुका है टेस्ट में ही, मैंने बता रखा है, ये टेस्ट में भी आया था कैरी आउट में, अंजाम देना योर ऑर्डर्स की। अब मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को कैरी आउट करूंगा, पूरा करूंगा, इन राइटिंग, लिखकर, लिटरली एंड स्ट्रिक्टली, फॉर एवर हमेशा के लिए, सर्टेनली निश्चित तौर से, तो ये नहीं होगा, क्या होगा, लिटरली। लिटरली का मतलब क्या होता है, अक्षरशः, जैसा कहा वैसा ही, देखिए वर्ड बदल दिया ना, अब लिटरली लिख दिया, इसका लिटरली क्या होता है, अक्षर, लिटरेचर का अक्षर से है लिटरेचर, तो लिटरली एंड स्ट्रिक्टली मतलब क्या, कि अक्षरशः और पूरी कठोरता से, पूरे मेहनत से, स्ट्रिक्टली मतलब एकदम मेहनत से, कठोरता से, और लिटरली जैसा कहा वैसा ही, अक्षरशः। तो इसलिए मैंने कहा था कि हिंदी वाला ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं बार बार हिंदी में कहता कि हु बहू, अक्षरशः, जैसा कहा वैसा ही। अब देखो ये आ गया लिटरली स्ट्रिक्टली, कि अक्षरशः और जैसा कहा वैसा ही मानेंगे तो हुई बात। तो 9 का क्या हो जाएगा, बी, 9 का क्या होना है, बी। नेक्स्ट क्या, अ क्रिटिक्स वर्क इज टू रीड बिटवीन द लाइन, जो क्रिटिक है, जो आलोचक है, उसका काम क्या है, कि रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी लाइन के बीच में पढ़े। जो आलोचक है, जो क्रिटिक है, उसका काम क्या है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो द रीड बिटवीन, टू रीड बिटवीन द लाइन्स का क्या मतलब, टू रीड बिटवीन द लाइन्स अगर कहेंगे तो टू रीड बिटवीन द लाइन्स का क्या मतलब होना चाहिए, टू रीड बिटवीन द लाइन्स क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, टू कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग, अर्थ समझना, टू अप्रिशिएट द इनर ब्यूटी, आंतरिक खूबसूरती की तारीफ करना, टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग, अंदर आंतरिक शब्द को समझना, टू रीड केयरफुली, सावधानी से पढ़ना। इसके तो सारे ऑप्शन बहुत क्लोज है, सारे ऑप्शन बहुत क्लोज है। तो जो रीड बिटवीन द लाइंस जो होता है, इसका मतलब होता है कि छुपे हुए शब्द को भी समझना, यानी जो लिखा हुआ है वो तो पढ़े के समझ में आएगा ही, जो नहीं लिखा, रीड बिटवीन द लाइंस, अब दो लाइन के बीच में तो कुछ नहीं है ना, ये हुआ रीड बिटवीन द लाइन, अब यहाँ क्या है ये कौन जानता है, तो खाली स्पेस है, यहाँ क्या है कौन जानता है, तो इसको पढ़ने का क्या होता है, रीड बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब ये तो खाली जगह होता है। अब इसको पढ़ने इसका मतलब क्या, कि यहाँ तो कुछ लिखा हुआ नहीं, तो इसको पढ़ने का क्या सेंस होगा, इसको पढ़ने का सेंस हुआ कि जो छुपा हुआ मीनिंग है उसे, जो एक तो शब्द मीनिंग देता है, एक तो शाब्दिक अर्थ होता है और एक भावार्थ होता है, तो भावार्थ को पकड़ना, छुपा हुआ भाव को समझना, ये बहुत जरूरी होता है, ये बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए क्या होगा, टू अंडरस्टैंड इनर मीनिंग, किसी के अंदर के छुपे हुए मीनिंग को, अंदर के भाव को समझना होता है रीड बिटवीन द लाइन, छुपे हुए अर्थ को समझना, भावार्थ को समझना, किसी चीज के भाव समझना, शब्द से ज्यादा भाव को समझना कहलाता है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। He decided to bury the hatchet. He decided to bury the hatchet. अब bury the hatchet का मतलब क्या होगा, to fool someone, किसी को बेवकूफ बनाना, उसने क्या सोचा कि बेवकूफ बनाया जाए, टू बरी द वेल्थ, क्या करे, पैसे को जमीन में गाड़ दे, टू कीप अ सीक्रेट, किसी राज को छुपा ले, टू मेक पीस, समझौता कर ले। तो बरी द हैचेट का जो हिंदी मीनिंग होता है, बरी द हैचेट, ये होता है कि बीती ताही विसार दे आगे की सुधिलो, बीती ताही विसार दे आगे की सुधिले, इसका मतलब क्या हुआ कि पुरानी बातों को छोड़कर, पुरानी बातों को भूलकर आगे की सोचना, पुरानी बातों को भूलकर आगे की सोचना, बरी द हैचेट, पुरानी बातों को छोड़कर आगे की सोचना, यानी पुरानी बातों को छोड़कर आगे की सोच रहे, इसका मतलब कि जो मनमुटाव है, जो झगड़ा है, सबको खत्म कर, तभी तो पुरानी बातों को भूलना हुआ, तब आगे की सोचना। इसलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेक पीस, समझौता करना, पुरानी बातों को छोड़ देना, रार नहीं करना, टकरार नहीं करना, पुरानी बातों को भुलाकर, पुरानी चीजों को भुलाकर आगे की सुधि लेना, आगे की बात छोड़ना, शांति कायम रखना। नेक्स्ट, बीट अबाउट द बुश, ये तो मैं करवा चुका जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने बताया था बीट अबाउट द बुश का मतलब था घुमा फिराकर बातें करना, घुमा फिराकर बातें करना, बीट अबाउट द बुश, टू हर्ट समवन नहीं होगा, नॉट कम टू द पॉइंट ये हो सकता है, टू कट डाउन ट्रीज, पेड़ काटना ये भी नहीं होगा, टू प्लांट मोर ट्रीज ये भी नहीं होगा, तो क्या बचा, यही हुआ, घुमा फिराकर बातें करना, सीधी बात ही नहीं करना, घुमा फिराकर बातें करना, सीधी बात ही नहीं करना, पहले से आ चुका था ये। टू बी इन हॉट वाटर, इनटू हॉट वाटर या बी इन हॉट वाटर दोनों होता है,
बी इन हॉट वाटर या गेट इनटू हॉट वाटर। बी इन हॉट वाटर भी लिखते हैं, गेट इनटू हॉट वाटर भी लिखते हैं, तो इससे पहले इनटू हॉट वाटर आता है, तो गेट इनटू हॉट वाटर। तो गर्म पानी में पड़ जाना, तो गर्म पानी में पड़ जाने का मतलब क्या, मजा आना खूब। टू बी इन ट्रबल, टू बाथ इन हॉट वाटर, गर्म ठंडे का समय है ये भी हो सकता है। तो जंप इनटू अ पूल, पूल में कूद जाना। टू कमिट सुसाइड, तो ये दोनों तो क्या है, मीनिंगलेस है, क्योंकि जैसा वर्ड है वैसा ही मीनिंग है, तो होगा नहीं। कमिट सुसाइड हो सकता है, फिर गर्म पानी में कूदना मतलब क्या है, कमिट सुसाइड करना हो सकता है। तो बी इन ट्रबल, बी इन हॉट वाटर का मतलब क्या है कि बी इन ट्रबल, मुसीबत में होना, परेशानी में होना। बी इन ट्रबल, मुसीबत में होना, परेशानी में होना, तकलीफ में पड़ जाना। I have recently changed my job and I am going to have teething troubles. I have recently changed my job, कि हाल फिलहाल में मैंने अपना जॉब चेंज किया है। I am going to have, मुझे होने वाला है teething troubles। तो क्या आप जब आप अपना जॉब चेंज करेंगे तो आपके दांत में दर्द होने लगेगा क्या, दांत की समस्या होने लगी। जब जॉब जॉब को हम चेंज करते हैं तो हमारे दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है क्या, जब हम अपने जॉब को चेंज करते हैं तो हमारे दांत में प्रॉब्लम हो जाती है क्या, आप लोग बताएंगे। डिफिकल्टी एट स्टार्ट, डिफिकल्टी एट द एंड, डिफिकल्टी ऑल द टाइम, प्रॉब्लम विद माई टीथ। ये तो यही तो मैं कह रहा थी, ये तो होना ही नहीं है, ये तो खत्म हो गई। तो शुरू में दिक्कत होगी, अंत में दिक्कत होगा, हमेशा दिक्कत ही होगा। तो किसी काम को आप शुरू करेंगे तो हमेशा दिक्कत ही होगा, ऐसा कहीं हो सकता है क्या। तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म जा रहा है। अब या तो शुरू में दिक्कत होगी या बाद में दिक्कत होगी। तो टीथिंग ट्रबल्स जो होता है, या टीथिंग प्रॉब्लम्स, कभी टीथिंग प्रॉब्लम्स लिखा रहता है, कभी टीथिंग ट्रबल्स लिखा रहता है। तो टीथिंग ट्रबल्स, टीथिंग प्रॉब्लम जो है ये बच्चों से लिया गया है। बच्चे के जब दांत आते हैं तो उनको बहुत पेट वेट खराब रहता है, बहुत तबीयत खराब होती है। तो इसीलिए इसको कहा गया है टीथिंग ट्रबल्स, कि बच्चे के जब दांत आते हैं तो उनको बहुत सारी दिक्कत होती है, बहुत तबीयत खराब होता है। तो इसको कहते, इसलिए बना है टीथिंग ट्रबल्स। इसका मतलब जब कोई काम हम शुरू करते हैं तो शुरुआत में कई समस्याएं होती हैं। जब कोई काम हम शुरू करते हैं तो शुरुआती दौर में कई समस्याएं होती हैं, प्रारंभिक दौर में कई समस्याएं होती हैं। तो इसी को हम लोग टीथिंग ट्रबल्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टीथिंग ट्रबल्स। शुरुआती समस्याएं होना, प्रारंभिक समस्याएं होना, इसको हम लोग कहेंगे टीथिंग ट्रबल्स। क्या कहेंगे इसको, टीथिंग, शुरुआती समस्याएं होना, शुरुआती दिक्कत होना, टीथिंग ट्रबल्स। ठीक है। तो डिफिकल्टीज एट द स्टार्ट, शुरुआत में डिफिकल्टी, शुरुआती डिफिकल्टी, शुरुआती टीथिंग ट्रबल्स, शुरुआती डिफिकल्टी, प्रारंभिक समस्याएं। आई एम श्योर द गर्ल्स विल फाइट टूथ एंड नेल फॉर देयर राइट्स, कि लड़कियां जो है टूथ एंड नेल यानी दांत से लड़ेगी, नाखून से काटेगी क्या, अपने अधिकार के लिए। लड़कियों के दांत वैसे भी तेज होते हैं, नाखून तो पता नहीं एकदम स्वप्न खा जैसे लंबी लंबी रखती, पता नहीं कब नोच, जब शादीशुदा लड़कियां ज्यादा उंगलियां नाखून लंबे लंबे रखती हैं, पता नहीं कब शेरनी की तरफ पति के मुंह पे झपट्टा मारना पड़ जाए। इसलिए बेचारा पति दुम लगा अपना चुपचाप बैठा रहता है, नाखून देख करके शेरनी के पंजे कभी लगा दे। तो आई एम श्योर द गर्ल्स विल फाइट टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब क्या है, विथ ऑल देयर माइट, पूरी ताकत के साथ, विदाउट एनी वेपन, बिना हथियार के। तो टूथ एंड नेल कम हथियार है क्या, ये तो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। इन अ क्वार्टरली मैनर, डर के, टूथ एंड नेल, ये भी थोड़ा जमा नहीं। विद ऑल राइट्स, या तो ताकत की बात है तो राइट्स का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब क्या, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। विथ ऑल देयर माइट, माइट का मतलब क्या, ताकत, कि अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, विथ ऑल देयर माइट। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, he will take the bull by the horns and handle the management, कि बहुत ही ईमानदार आदमी है तो वो क्या करेगा, बुल बाय द हॉर्न्स, कि जो बुल है, जो सांड है, उसके हॉर्न पकड़ लेगा, उसके सिंग पकड़ लेगा, और हैंडल द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट को संभाल लेगा। तो क्या मीनिंग है, सांड के सीधे सिंग पकड़ लेना क्या मतलब है, वही तो मेरी समझ से परे की बात है। सांड के सीधे सिंग पकड़ लेना क्या कहना चाह रहा है भाई, क्या कहना चाह रहा है। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, क्या कहना चाह रहे हो भाई, देखते हैं। फेस द प्रॉब्लम बोल्डली, साहस से समस्याओं का सामना करना। रन अवे सीइंग द बुल, ये तो कोई सेंस ही नहीं हुआ, सीधा बुल आ गया। फाइट द बुल, सिंग पकड़ के बुल से लड़ना, ये दोनों ऑप्शन तो गया ही। फेस द प्रॉब्लम बिकमिंग नर्वस, कि नर्वस होकर किसी, अब बुल का हमने सिंग पकड़ लिया और हम नर्वस है, ऐसा हो सकता है कि, ऐसा हो सकता है कि सांड के हमने सिंग पकड़ लिया और हम नर्वस है, वो तो हो ही नहीं सकता। सिंग पकड़ने की हिम्मत ही वही करेगा जो बहादुर हो, तो ये तो बात ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला ही ऑप्शन होगा, फेस द प्रॉब्लम बोल्डली,
कि साहस से, मतलब कुछ इसका वर्ड्स पर भी अगर हम ध्यान देते हैं तो कई बार इडियम का मीनिंग चूंकि सेंटेंस देकर रहता है और जो इडियम के वर्ड यूज किए जाते हैं उसका भी अगर थोड़ा ठीक ठाक मीनिंग पता हो तो पता चल जाता है। एकदम सांड के सींग पकड़ लेना, बैल के सींग पकड़ लेना, मजाक वाली बात है क्या? इसका मतलब ताकत, जोश। तो इससे क्या होगा? फेस द प्रॉब्लम बोल्डली। नेक्स्ट क्या है? इफ यू डेवलप फ्रेंडशिप विथ एन इंडिविजुअल, कि किसी व्यक्ति के साथ अगर आप दोस्ती डेवलप करते हैं, यू मस्ट स्टैंड बाय हिम, आपको उसके साथ होना चाहिए। स्टैंड बाय, स्टैंड बाय का मतलब क्या? किसी के लिए तैयार होना। स्टैंड बाय फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है तैयार रहना किसी के लिए। स्टैंड बाय हिम या किसी के साथ होना, हिम थ्रू थिक एंड थिक, थ्रू थिक एंड थिन। थिक मतलब घना, थिन मतलब पतला। अब इसका क्या मतलब होगा भाई? टू एक्कम्पनी थ्रू अ थिक फॉरेस्ट, कि घने जंगल। अब किसी के दोस्त है तो कि जंगल जाने का क्या मतलब है? कोई सेंस ही नहीं बना। कोई जंगल जाए ना, इसका क्या मतलब? इन डे नाइट, एंड डे एंड रात और दिन में, शाम में क्या करे छोड़ दे, सुबह में क्या करे छोड़ दे, तो कोई सेंस ही नहीं बना। इन डे एंड नाइट, टू थिंक अबाउट हिज हर वेलफेयर, उसके भलाई के विषय में सोचना चाहिए। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, ये दोनों सी और डी हो सकता था। तो थ्रू थिक एंड थिनेस का मतलब कि अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, यानी अच्छे बुरे कोई भी वक्त हो, हर वक्त, अच्छा वक्त हो उसमें भी, बुरा वक्त हो उसमें भी, यानी अच्छे वक्त बुरे वक्त हर वक्त उसका साथ देना चाहिए। क्या करना चाहिए? अच्छे वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो, हर वक्त, बुरे वक्त में भी और अच्छे वक्त में भी, हर वक्त उसका साथ देना चाहिए। अच्छे वक्त में भी और बुरे वक्त में भी, हर वक्त, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, कि चाहे वक्त कैसा भी हो, समय कैसा भी हो, हर वक्त, हर हाल में, हर परिस्थिति में उसका साथ देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर हिज बिजनेस फेल्ड ही हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू कीप द वोल फ्रॉम द डोर। कीप द वोल, जब उसका बिजनेस फेल हो गया, सफल हो गया, ही हैड टू वर्क हार्ड, उसको कड़ी मेहनत करना पड़ता था, टू कीप द वोल फ्रॉम द डोर, टू कीप द वोल फ्रॉम द डोर। तो कीप द वोल फ्रॉम द डोर अभी हम लोग डिस्कस करके, अर्न एन ऑनेस्ट लिविंग, ईमानदारी से पैसा कमाना, रिगेन हिज लॉस्ट पोजीशन, अपने खोए हुए स्थिति को फिर से पाना, डिफेंड फ्रॉम एनिमीज, दुश्मनों से अपनी रक्षा करना, कीप अवे एक्सट्रीम पॉवर्टी, कीप अवे एक्सट्रीम पॉवर्टी, कि बहुत ज्यादा गरीबी को दूर रखना। मैंने यही चीज, ऐसा ही मीनिंग बताया था कीप द, मैंने क्या कहा था कि कीप द वोल फ्रॉम द डोर या अवे फ्रॉम डोर का मतलब था इतना मेहनत करना कि किसी से मांगना ना पड़े। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई इतनी मेहनत करना कि गरीबी की कोई का मुंह ना देखना पड़े। यही हुआ ना कि इतनी मेहनत करना किसी से कुछ मांगना ना पड़े। इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी मेहनत करना कि गरीबी कभी आपके सामने ना आए, गरीबी आपके दरवाजे पे आने की हिम्मत ना करे, कि आपको कुछ मांगने के लिए जाना पड़े, कोई कुछ किसी से कुछ लेना पड़े, ऐसा ना हो। तो कीप द वर्ल्ड फ्रॉम द डोर का मतलब यहाँ वर्ल्ड गरीबी से है, कि भाई गरीबी को दरवाजे से दूर रखना, इतना कमाना कि गरीबी आपके दरवाजे पे कभी इतनी मेहनत करना या इतना कमाना कि कभी गरीबी आपके दरवाजे पे दस्तक ना दे सके। ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? कीप अवे फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी, पॉवर्टी, कि अत्यधिक गरीबी से क्या रखना? खुद को दूर रखना। कीप अवे फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। साउंड ठीक ठाक है? ओके। सोरिंग प्राइसेस मेड इट डिफिकल्ट फॉर द पुअर टू कीप द वोल फ्रॉम द डोर। सोरिंग प्राइसेस का मतलब क्या है? बढ़ती हुई कीमत। सोरिंग प्राइसेस का मतलब क्या है? बढ़ती हुई कीमत। आसोर का मतलब था आसमान छूना, आसमान की ऊंचाई तक जाना। मेरे डिफिकल्ट फॉर द पुअर, तो गरीबों के लिए क्या करते हैं? टू कीप द वर्ल्ड फ्रॉम द डोर, लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, आसान जीवन जीना, अवॉइड स्टारवेशन, भूखमरी से मरना, रन एन इंडिपेंडेंट बिजनेस, स्वतंत्र रूप से बिजनेस चलाना, कीप द स्पीड्स अप, अपने उत्साह को ऊपर रखना। तो कंफर्टेबल लाइफ की तो बात नहीं है, उसमें क्या था कि इतना कमाना कि गरीबी को दूर रखना। तो ये क्या होगा? अवॉइड स्टारवेशन, मतलब भूखमरी से बचना भी मुश्किल हो रहा है, कि प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि गरीब जो है अपने इतना पैसा नहीं कमा पा रहा है कि वह स्टारवेशन या भूखमरी को क्या करे? दूर कर सके। ठीक है। तो अवॉइड स्टारवेशन, टू कीप द वोल फ्रॉम द डोर, कि भूखमरी की नौबत ना आए। लेकिन आ जा रहा है किसकी वजह से? सोरिंग प्राइसेस की वजह से। वो लोग तो मेहनत कर रहे हैं लेकिन सोरिंग प्राइसेस की वजह से दिक्कत हो रही है। टू टेक आफ्टर, अभी जो टू टेक आफ्टर है, ये टेक आफ्टर जो है ना, ये इडियम नहीं है, ये फ्रेजल वर्ब है। हर सेट में आपको एक आध फ्रेजल वर्ब, दो फ्रेजल वर्ब मिल ही जा रहा है। ये फ्रेजल वर्ब है। टेक आफ्टर जो है ये फ्रेजल वर्ब है। तो टेक आफ्टर का मतलब राइट डाउन बिल्कुल नहीं होता,
रिमूव बिल्कुल नहीं होता, चीट बिल्कुल नहीं होता, जो बचा वो सही है। तो टेक आफ्टर का मतलब होता है रिसेंबल, किसी का हम शकल होना, यानी किसी की शकल से मिलता जुलना। यू टुक आफ्टर योर फादर, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, तो क्या लिखते हैं, वो बाप के जैसा दिखता है। ही रिसेंबल्स हिज फादर या ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। तो टेक आफ्टर का मतलब है किसी से शकल सूरत में मिलना या किसी का हम शकल होना, किसी का हम शकल जैसा होना या किसी से शकल सूरत मिलती जुलती शकल सूरत का, मिलती जुलती शकल सूरत। यानी टेक आफ्टर का मतलब पीछे जाके कुछ ले लिया, या टेक आफ्टर मतलब बाद में जाके कुछ ले लिया, ऐसा नहीं। अ फॉल्स फ्रेंड नेवर हेजिटेट्स, कि एक झूठा दोस्त जो है वो कभी हेजिटेट नहीं करता, कभी हिचकिचाता नहीं। तो शेड क्रोकोडाइल्स टीयर्स, क्रोकोडाइल का आपने नाम सुना होगा, घड़ियाली आंसू, हिंदी में भी खूब कहते हैं घड़ियाली आंसू, ये तो आसानी समझ में आ जाता है, हिंदी में हम लोग खूब बोलते हैं घड़ियाली आंसू बहाना, घड़ियाली आंसू बहाना। तो शेड क्रोकोडाइल टीयर्स का होता है घड़ियाली आंसू बहाना, घड़ियाली आंसू बहाना। तो घड़ियाली आंसू बहाना का क्या मतलब, प्रिटेंड का मतलब क्या करना, नाटक करना, बहाना करना, झूठा बहाना बना, बताया था कि जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश करना। तो प्रिटेंड टू बी सिंपैथेटिक, इसका मतलब क्या, कि सिंपैथेटिक है नहीं लेकिन सिंपैथेटिक दिखाने का बहाना बनाना, यही तो हुआ, सिंपैथेटिक दिखाने का, सहानुभूति दिखाने का नाटक करना, बहाना बनाना। फील डिसअपॉइंटेड, निराश महसूस करना। टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। टू शो फॉल्स हैप्पीनेस, कि झूठा खुशी दिखाना। तो क्रोकोडाइल टीयर्स में तो खुशी दिखाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जा रहा है, खुशी दिखाना, सीधा टीयर से आंसू है। तो क्या होगा, टू प्रिटेंड टू बी सिंपैथेटिक, कि सहानुभूति नहीं होते हुए भी सहानुभूति दिखाने का प्रयास करना। घड़ियाली आंसू बहाने का मतलब क्या, झूठे आंसू बहाना, जो नहीं है दुख, दुख नहीं होते भी दुख दिखाने की कोशिश करना। दुख के ये घड़ियाली आंसू जो दुख के लिए होता है, किसी का दुख जता, खुशी जताने के लिए नहीं होता, कि किसी के दुख में आप दुखी हैं, रोने लगे, ये जताने के लिए क्रोकोडाइल्स का इस्तेमाल होता है। अच्छे सेंस में नहीं होता, ये दुख के सेंस में ही होता है घड़ियाली आंसू बहाना। कोई बीमार पड़ गया तो आप रोने लगे, आपका मुंह लटक गया, किसी घर में डेथ हो गया, अंदर अंदर तो बहुत खुश हो कि भले मर गया, भले मर गया, और बाहर से आंसू बहा रहे हैं, ये होता है घड़ियाली आंसू। कि किसी के दुख में दुखी होने का नाटक करना, किसी के दुख में दुखी होने का नाटक करना, इसको कहते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स, सेड क्रोकोडाइल टीयर्स। आई एम गोइंग टू स्टे एट होम, कि मैं तो घर पे ही रहने वाला हूँ, बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, ये तो सेंटेंस ऐसे ही बन जाता, अंडर द वेदर, और आई एम गोइंग टू स्टे एट होम, मैं घर पे ही रहूंगा आज। तो क्या कहते हैं, आज मेरा मन ठीक सा नहीं है, आज मेरा जी सा कच्चा कच्चा सा हो रहा है, ऐसे ही लोग बोलते हैं। तो मैं तो आज घर पे हूँ, मैं कहीं ना जाऊँगा आज। तो क्या हो जाएगा, सिक, क्या हो जाएगा आंसर, सिक। अनहैप्पी का तो कोई मतलब, डिप्रेस्ड, सिक, अनवेल, मतलब बीमार सा होना, ठीक है। डिप्रेस तो कुछ ज़्यादा ही बुरा हो गया, तो अनवेल, यानी डिप्रेशन में नहीं होता कि आज डिप्रेशन हो जाएगा कल ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, डिप्रेस तो डिप्रेस हो ही गया। तो सिक होगा, क्या होगा, सिक, कि तबीयत ठीक नहीं होना। हम कहते हैं कि आज हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आज मैं थोड़ा सा बीमार नहीं लग रहा हूँ, ठीक सा, अच्छा मन ठीक सा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं बाहर नहीं जाऊँगा। यू नीड टू इम्प्रूव योर वर्क, तुम्हें अपने काम को सुधारने की जरूरत है, तुम्हें अपने काम को सुधारने की जरूरत है। बिकॉज इट इज नॉट अप टू द मार्क, up to the mark, up to the potential displayed according to the required standard, as good as the others, marked properly and accurately। ये तो कुछ बात ही नहीं कि मार्क हर जगह ठीक से चिन्ह लगा होना, है तो कोई बात ही नहीं बना। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, अप टू द मार्क का मतलब होता है जैसा होना चाहिए वैसा, अप टू द मार्क का मतलब है कि जैसा होना चाहिए वैसा, अप टू द मार्क कहते हैं एकदम अप टू द मार्क है। अप टू द मार्क का मतलब कि जितना होना चाहिए और जैसा होना चाहिए वैसा। तो जैसा होना चाहिए वैसा का सेंस कहाँ से आ रहा है भाई, तो इसके आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, की जो आवश्यक स्टैंडर्ड है, पैमाना है, उस पैमाने के हिसाब से, जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है, पैमाना है, उस पैमाने के हिसाब से, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब पैमाने के हिसाब से, जो पैमाना हमने तय किया उस पैमाने के हिसाब से। इफ द स्पीकर कंटिन्यूज विथ बोरिंग स्पीच, इफ द स्पीकर कंटिन्यूज विथ हिज बोरिंग स्पीच, के स्पीकर है और बोरिंग स्पीच, परेशान करने वाला, मतलब उबा देने वाला स्पीच देता जा रहा है, देता जा रहा है। द ऑडियंस, जो ऑडियंस है, विल प्रोबेबली, संभवतः, वोट विद देयर फिट। तो क्या कर, एक तो होता है वोट विद देयर फिट, ऐसे ऐसे करना, ये करना हैंड्स के साथ, तो ये है वोट विद मतलब खुशी जताना,
स्वीकृति जताना किसी, देखिए कुछ नाक से होते हैं हम लोग तो पैर पटक देते हैं, पैर पटकते पटकते या जोर से पैर कदम चलाते चलते चले जाते हैं, अगर हमें अपना डिसअप्रूवल दिखाना होता है तो ऐसा ज़्यादातर होता है। तो किकिंग आउट, उसे किक आउट कर देगा, ये भी हो सकता है भाई। शो देयर डिसअप्रूवल, अपना डिसअप्रूवल दिखाएगा, नाराजगी दिखाएगा। स्टॉप हिम फ्रॉम, इसमें उसको बोलने से रोक देगा। चूज हिम एज अ लीडर, उसको लीडर चुन लेगा। तो क्या होगा, शो देयर डिसअप्रूवल। तो वोट विद देयर फीट का मतलब हुआ अपनी नाराजगी दिखाना, नाराजगी जाहिर करना या नाराजगी दिखाना। सो वोट विथ देयर फीट, नाराजगी दिखाना या नाराजगी बताना, जाहिर करना, नाराजगी दिखाना या नाराजगी जाहिर करना। The officer was in the shop when there was a raid in his office, कि जब उसके ऑफिस में रेड हुआ तो वो सूप में था। इसका मतलब क्या, सूप बना रहा था ऑफिस में बैठ के, सूप पी रहा था। तो क्या दिक्कत है भाई, सूप बांट रहा था, कोई सेंस बना। ये तीनों तो ऐसे छट गया तो क्या हुआ, इन ट्रबल। एकदम आसान, ये तो क्या था, हलवा टाइप का था, तो ऑप्शन से छटवा रहा था, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें। तो इन सूप का मतलब हो गया इन ट्रबल। आफ्टर द पब्लिक मीटिंग द क्राउड वेंट हेवायर, कि पब्लिक मीटिंग के बाद, यानी मीटिंग के बाद, ही वेंट हेवायर, वह इन जुबिलेशन, खूब खुश हो गया। प्रोटेस्टेड, विरोध किया। बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल, अनियंत्रित हो गया। लेफ्ट द वेन्यू, लेफ्ट से वेन्यू जगह से चला गया। तो इसमें कहीं जगह कंफ्यूजन हो जाती है, कई जगह लोग इन जुबिलेशन लिख देते हैं। जुबिलेशन का मतलब आनंद, हे वायर का मतलब था बिकम आउट ऑफ कंट्रोल, एकदम अस्त व्यस्त हो जाना, तितर बितर हो जाना, बेतरतीब हो जाना, बिल्कुल नियंत्रण में नहीं रहना। बेतरतीब, अस्त व्यस्त, बेकाबू। ठीक है, मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद क्या हुआ कि अस्त व्यस्त हो गया, बेतरतीब हो गया, बेकाबू हो गया। ठीक है, people will call a spade are always appreciated, कि ऐसे लोग जो स्पेड, जो कुल्हाड़ी को कुल्हाड़ी कहते हैं, वो हमेशा, स्पेड का मतलब क्या था, कुल्हाड़ी। तो जो कुल्हाड़ी को कुल्हाड़ी कहेगा, ये नहीं कि कुल्हाड़ी को तलवार कह देगा, कुल्हाड़ी को चाकू कह देगा, कुल्हाड़ी को गुलाब कह देगा। ऐसे लोग को आप मानेंगे कभी क्या, जो कुल्हाड़ी को देखकर कुल्हाड़ी कहेगा, यानी जैसा है वैसा ही कहेगा, जो है कुल्हाड़ी है तो कुल्हाड़ी का, कुल्हाड़ी को देखकर सोना थोड़ी कह देगा। तो कॉला स्पेड, स्पेड का मतलब क्या होगा, जैसा है वैसा ही बता देना, जो सच है वो बता देना। हु आर जनरस, जो उदार है, ये तो बात नहीं बनी। जो ताश खेलते हैं वो तो बना नहीं। हु टेल द ट्रूथ, हु हेल्प अस, ये भी सेंस है। हु टेल द ट्रूथ, जो सच बता देता है, जो सच है वो बताता है, जो जैसी बात है, जैसी स्थिति है, जैसी हालात है, वैसी चीज बता देता है साफ साफ। तो कहते हैं कॉल अ स्पेड, यानी सच बता देने वाला, सच्चाई बता देने वाला, सच्चाई जाहिर कर देने वाला, क्या कहलाता है, कॉल, या किसको क्या कहते हैं, कॉल स्पेड, जो सच है, जो जैसा है उसको वैसा बता देना, जो सच्चाई है वो बता देना, सच्चाई छुपाने की कोशिश नहीं करना। अवर स्कूल इज विद इन अ स्टोन थ्रो ऑफ द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के स्टोन थ्रो। अब क्या कि पत्थर, यानी स्टोन थ्रो का मतलब क्या होगा, पत्थर भी फेंक दे तो वहां पहुंच जाए, पत्थर पहुंचे, इसका मतलब नजदीक। अब ऐसा नहीं है यहाँ से पत्थर मारे और रोहतक पहुंच जाएगा, दिल्ली मुखड़ी नगर से, ऐसा तो नहीं होगा। तो पत्थर कितनी दूर तक जा सकता है अगर आप फेंके, तो एक इंसान अगर नॉर्मली आप फेंके, तो जहाँ तक पत्थर जा सकता है इसका मतलब वो आपके रीच में, नजदीक में। यानी ट्रेन जा रही हो तो पत्थर मार देना, ऐसा नहीं है, प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाए। विद इन अ सर्टेन रेडियस, एक खास रेडियस के अंदर में। वेरी फार ऑफ, बहुत दूर। एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, विद इन अ डेफिनेट डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी पे। तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। स्टोन थ्रो का मतलब हो गया थोड़ी दूर पर, कम दूर पर, थोड़ी दूर पर या कम दूर पर, ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूर पर या कम। वॉच हिज स्टेप, वॉच हिज स्टेप मतलब क्या, वॉक केयरफुली, सावधानी से चले। वॉच हिज फ्रेंड, दोस्तों को देखिए। बिहेव विथ कॉशन, ऑब्जर्व द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, चौखट। तो चौखट को देखना। तो सिंपल से, तो वॉच हिज स्टेप सेंटेंस से मीनिंग बन जा रहा है। वॉच हिज स्टेप का मतलब क्या हो जाएगा, बिहेव विथ कॉशन, सावधानी से बिहेव करना, सावधानी से व्यवहार करना। बिहेव विथ कॉशन, कॉशन का मतलब क्या होता है, सावधानी, सावधानी से व्यवहार करना, सोच समझ के व्यवहार करना। वॉच इज स्टेप, सोच समझ के व्यवहार करना, सावधानी से व्यवहार करना। वेट ब्लैंकेट, वेट ब्लैंकेट, अब तो सीधा पूछ लिया, इसमें तो सेंटेंस है नहीं। गुड कंपेनियन, अच्छा साथी। वार्म एंड फ्रेंडली, मतलब बहुत अच्छा और मददगार। किल जॉय, हेल्पफुल, इसमें तो जिसको मीनिंग पता नहीं उसका काम नहीं चलेगा। तो भाई वेट
ब्लैंकेट का मतलब होता है किल जॉय, हिंदी में हम लोग कहते हैं पनौती, क्या कहते हैं, पनौती या मनहूस, मनहूस, पनौती, यानी जो किसी के विश्वास को, खुशी के आनंद को बर्बाद कर दे, समाप्त कर दे, उसको क्या कहते हैं, पनौती कहते हैं, या वेट ब्लैंकेट दे, पनौती किल जो है, जो दूसरे के खुशी को खत्म कर दे, जो दूसरे के आनंद को खत्म कर दे, पनौती, मनहूस, या जिसके आने से, बोलने से सामने वाले का खुशी आनंद जाता रहे, पानी में डूब जाए, खत्म हो जाए, उसको कहते हैं वेट ब्लैंकेट। यानी अगर ब्लैंकेट हो लेकिन वो वेट हो, गीला हो, तो सोचिए कितना मुश्किल हो जाता है उसका सूखना, उसका यूज करना। कपड़े वगैरह ब्लैंक अगर गीला है तो ज़्यादा परेशान नहीं करेगा आपको, लेकिन अगर ब्लैंकेट वेट हो जाए, भीग जाए, सोचिए क्या क्या होगा, कितनी दिक्कत होगी। तो वेट ब्लैंकेट का मतलब हो गया मनहूस या पनौती या इसी टाइप का कोई व्यक्ति। ठीक है, इम्पैक्ट का साथ और हमारा साथ, आपका साथ आपकी सफलता तक बनी रहे, सफलता के बाद भी बने रहे, जनरेशन तक चलता रहे, यही उम्मीद करेंगे। पहले आप, फिर आपके बच्चे, फिर उनके बच्चे, क्योंकि हम लोग का तो काम पढ़ाना ही है, तो कई जनरेशन तक चलता रहेगा साथ, है ना। पहले आपका रिजल्ट, फिर आगे। ख्याल रखिए, जय हिंद।